यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। इस सेशन में बच्चों मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हम पढ़ चुके हैं। व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी इन अमाइंस विल रीड इन दिस यूनिट अमाइंस। ठीक है, तो अमाइंस में अमोनिया और अमाइंस की जो रिएक्टिविटी है उनमें किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चों, दैट वी विल सी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया। हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है रिएक्टिविटी ऑफ अमोनिया एंड अमाइंस। अमोनिया और अमाइंस में रिएक्टिविटी। ठीक है, चलिए बच्चों, व्हाट इज बेस हमने पढ़ा था। एसिड गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड वो होता है जो पानी में H प्लस आयन को देता है। बेस की डेफिनेशन है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। बेस एक्सेप्ट्स H प्लस आयन या प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन कहाँ है बच्चों? ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में क्लास 11th में। एसिड H प्लस आयन या प्रोटॉन देता है और बेस H प्लस आयन या प्रोटॉन लेता है। यह है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में। चलिए चलते हैं भाई, चलिए। अमोनिया NH3 है ना, हम सबको मालूम है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। चलिए, अमोनिया NH3, इथाइलेमीन C2H5 NH2, डाइथाइलेमीन C2H5N C2H5 NH, ट्राइथाइलेमीन C2H5N C2H5 C2H5, this is triethylamine. Aniline, benzylamine C6H5 CH2 NH2 benzylamine. Aniline C6H5 NH2 aniline. एनिलीन को हम ये भी लिख सकते हैं और हम यहाँ रिंग बना सकते हैं बच्चों, और रिंग में लिख सकते हैं यहाँ पे NH2। ये हो गया एनिलीन। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि these compounds are acidic और basic, तो आप बोलोगे सर that is a Lewis base। क्यों? मैंने आपको बताया था because it contain a lone pair of electron और नाइट्रोजन एटम। इनके जो नाइट्रोजन है बच्चों, जितने भी इनके नाइट्रोजन है, हर नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा। ठीक है, ये हो गया। ये बेस है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। H प्लस आयन ये प्रोटॉन है, H प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन है। प्लस H प्लस आयन ये भी प्रोटॉन है, 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 प्लस H प्लस आयन ये भी प्रोटॉन। जहां भी हमने H प्लस आयन लिखा है वो प्रोटॉन है। हमने भी बताया आपको, नाम आपको सबको मालूम है। पहले वाले का नाम क्या है? अमोनिया। इसका नाम हो जाएगा बच्चों अमोनिया, है ना, सबको मालूम है। फर्स्ट वाले का जो नाम है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा अमोनिया। सेकेंड वाले का नाम हो जाएगा इथाइलेमीन या 1 डिग्री एमीन। दूसरे वाले का नाम हो जाएगा डाइथाइलेमीन या 2 डिग्री एमीन। तीसरे वाले का नाम हो जाएगा ट्राइथाइलेमीन या 3 डिग्री एमीन। चौथे वाले का नाम हो जाएगा बेंजाइलेमीन। पांचवें वाले का नाम तो सबको मालूम है, एनिलीन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसका मतलब अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। क्यों? नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड इट विल अट्रैक्ट प्रोटॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसलिए बेस हो गया।
वो लिखा है सामने देखो, बेस एक्सेप्ट H प्लस आयन और प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां देखें, यहां पर बच्चों इथाइल ग्रुप है ना, इथाइल ग्रुप है। मैंने आपको पढ़ाया था एल्काइल ग्रुप शो, यहां मैं लिख रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर से लिख रहा हूं, एल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। चलिए उस तरह से अगर अपन चले उसको हम देखें तो इथाइलेमीन में ये जो है इथाइल, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को और तेजी से खींचेगा। यानी इथाइलेमीन या जो 1 डिग्री एमीन है ये अमोनिया से ज्यादा बेसिक होगा, डाइथाइलेमीन, यहां पे 2 इथाइल ग्रुप है, एक ही, दोनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन को देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को देगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये क्या करेगा? इस प्रोटॉन को और तेजी से एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी एमीन है, जो डाइथाइलेमीन है, ये प्राइमरी एमीन से भी ज्यादा बेसिक होगा। सबसे कम अमोनिया, उसके बाद इथाइलेमीन प्राइमरी एमीन, उसके बाद सेकेंडरी एमीन। अब हम आते हैं टर्शियरी एमीन में। बच्चों होना क्या चाहिए? होना तो ये चाहिए कि यहां पर 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, मैं यहां पे इसको हटाऊंगा। 3 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। अगर ये तीनों प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है तो तीनों इलेक्ट्रॉन भेजने चाहिए। ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये भी भेजेगा। इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ये क्या करेगा? अगर नेगेटिव बढ़ जाएगा, इट विल एक्सेप्ट दिस प्रोटॉन मोर इजिली, वो इस प्रोटॉन को और तेजी से खींचेगा। इसका मतलब टर्शियरी एमीन को सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए था। जो प्रोटॉन को जितनी तेजी से एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, वो उतना ज्यादा बेसिक होना चाहिए था, लेकिन नहीं। क्या लिखा है बुक्स में? हम पढ़ते क्या है? टर्शियरी एमीन इज लेस बेसिक देन सेकेंडरी एमीन। टर्शियरी एमीन जो है वो सेकेंडरी एमीन से ज्यादा बेसिक, कम बेसिक होता है। भाई होना इसे चाहिए था। तीनों प्लस आई शो कर रहे हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के, तीनों इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही है, इसको तेजी से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन क्या होता है बच्चों? चलिए लिख लीजिएगा, अल्काइल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। यहां पर क्या होता है बच्चों, इस बात को ध्यान से देखो। ये जो इथाइल ग्रुप होते हैं ये बड़े साइज के होते हैं। ये देखो, ये बड़े साइज के होते हैं। इसको अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं बल्की नेचर। ये बल्की नेचर के होते हैं। एल्काइल ग्रुप इज ऑफ बल्की नेचर। कैसे नेचर के होते हैं बच्चों? बल्की नेचर के होते हैं। बल्की नेचर मतलब बड़े आकार के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। बल्की नेचर होने के कारण इट कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस, ये बाधा उत्पन्न करते हैं। भाई ये प्रोटॉन अगर सीधे इससे जुड़ जाता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये प्रोटॉन को जुड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं, कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस। बाधा को बच्चों इंग्लिश में एक वर्ड होता है कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बाधा उत्पन्न करते हैं। जब बाधा उत्पन्न करेंगे तो ये बताओ, ये तेजी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये तेजी से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 एरो लगा दिया और यहां पर बच्चों हमने क्या किया? 3 एरो लगा दिया। देखिए 3 एरो लगा दिया, ये 3 एरो। इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों? अगर हम साइज भी देखो, ये बड़े आकार का हो गया, ये बड़े आकार का हो गया, लेकिन एक जगह से खुला है, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ज्यादा नहीं है, ये उतनी ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। लेकिन टर्शियरी एमीन में तीनों तरफ से पैक है, इसमें इसको जोड़ने में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी एमीन, होना चाहिए टर्शियरी एमीन। 3 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 3 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन से कम है। देखिए ये ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, क्योंकि एक तरफ से खुला है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकेंडरी एमीन, उससे कम टर्शियरी एमीन, उससे कम प्राइमरी एमीन और सबसे कम अमोनिया। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। यहां पर बच्चों ये रिंग है, अगर आप इसको देखें तो ये रिंग है। रिंग जो शो करती है
वो प्लस आर इफेक्ट शो करती है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करती है। रेजोनेंस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में घूमते हैं। जब ये घूमते हैं तो ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचते हैं। देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइलेमीन एंड एनिलीन। देखो बेंजाइलेमीन में भी ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन बेंजीन न्यूक्लियस ये रिंग आप देख सकते हैं, ये रिंग और NH2 के बीच में CH2 है, यानी जो रिंग का इलेक्ट्रॉन खींचने का जो पावर है वो कुछ कम हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कुछ कम हो जाते हैं, इसलिए इसकी जो रिएक्टिविटी है प्रोटॉन को लेकर वो जो है अमोनिया से भी कम हो जाती है। यहाँ देखिए एनिलीन, एनिलीन में बच्चों रिंग में और NH2 के बीच में कुछ है नहीं, इसका मतलब इसका जो प्लस आर इफेक्ट होता है वो स्ट्रांग होता है। रेजोनेंस इफेक्ट, ये जो घूमता है ये क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट को बच्चों हम कह सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा होता है, मोर ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है मतलब इसमें निगेटिव चार्ज में ज्यादा कमी आ रही है, इसके निगेटिव चार्ज में ज्यादा कमी आ रही है। देखिए ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है, जो ये है वो ये है, बात देखी है। इसलिए क्या करता है, ये प्रोटॉन को बहुत कम तेजी से खींचता है, बहुत कम तेजी से खींचता है। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो बच्चों इनका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होता है, सबसे कम रिएक्टिव होता है C6H5NH2 एनिलीन, उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है C6H5CH2NH2 बेंजाइलेमीन, उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है, बताइए इसकी रिएक्टिविटी तो कम हो गई है ना। सबसे कम रिएक्टिव कौन हो गया बोलो, सबसे कम रिएक्टिव एनिलीन हो गया। एनिलीन से कम रिएक्टिव, एनिलीन के बाद उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, ट्राइथाइलेमीन हो गया। भाई ट्राइथाइलेमीन की जो रिएक्टिविटी थी वो क्या होना चाहिए, एनिलीन से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हो गई, तो ये हो गया C2H5 होल थ्राइस है। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया C2H5 होल ट्वाइस NH, ठीक है, ठीक है। ये इससे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, एक मिनट देखिए, सबसे कम रिएक्टिव एनिलीन ये हो गया, उससे ज्यादा रिएक्टिव तुम्हारा कौन हो गया, बताओ बताओ कौन हो गया, एनिलीन। एनिलीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, एनिलीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, अमोनिया, NH3 अमोनिया, अमोनिया लिख लीजिए, अमोनिया अपन भूल गए थे। इससे ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अमीन है ना, अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा रिएक्टिव टर्शियरी अमीन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपका हो गया सेकेंडरी अमीन। बहुत ध्यान रखिएगा भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसे होना चाहिए था, टर्शियरी अमीन को, बट अल्काइल रेडिकल आर बल्की इन नेचर, बड़े आकार के होते हैं, इट कॉजेज स्टेरिक हिंड्रेंस एंड दैट्स व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ H+ पॉजिटिव आयन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज डिक्रीज्ड। तो ये बच्चों हमारे पेपर में जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो किस तरह से पूछते हैं, कोई भी 3 या 4 एमीन आपको दे दिया लिख के, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, या अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो जो जितना बेसिक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो लेकर चलिए पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा, पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनमें बच्चों एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, बहुत मजेदार चीज है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर जरूर नोट कर लीजिएगा वहां पे ऊपर। सपोज करिए इसी पर बेस, देखिए ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि इतना करने के बाद आपको पास कुछ बचेगा ही नहीं कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर न दे पाओ। सपोज करिए आपके पेपर में क्वेश्चन आया वाई के ए वैल्यू ऑफ aniline, why Ka value of aniline is less than ethylamine, is less than ethylamine। ये पेपर में क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके, why Ka value of aniline is less than ethylamine, ठीक है। या आपके पेपर में क्वेश्चन आया why P के ए नहीं बी, ए होता है एसिड के लिए
और B होता है बेस के लिए। हम यहाँ पर बेस की बात कर रहे हैं। Why pKb value of aniline, pKb value of aniline is more than, pKb value of aniline is more than ethylamine। बात देखिए, अगर हम Kb के टर्म्स में बात करेंगे एनिलीन की तो वैल्यू कम होगी, अगर हम pKb के टर्म्स में बात करेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? देखिए, अब फोकस करिए, हमें दिया क्या है, एक एनिलीन दिया है और एक इथाइलेमीन दिया है। चलिए पहले एनिलीन की बात करते हैं जी। ये रिंग है, रिंग के ऊपर ये NH2 है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किससे रिएक्टिविटी देखनी है? प्रोटॉन से। जो जितनी तेजी से अट्रैक्ट करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये रिंग है, रिंग में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट। ये होता है इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग इफेक्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये इसको कम तेजी से खींचेगा। इसका मतलब जो हमारा एनिलीन है वो लेस बेसिक है, लेस बेसिक है। हमने क्या पढ़ाया? बेस अट्रैक्ट प्रोटॉन, एसिड गिव्स H+ आयन या प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन, एंड बेस गेन H+ आयन और प्रोटॉन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये H+ आयन या प्रोटॉन को गेन तो कर रहा है लेकिन धीमी गति से कर रहा है, तो ये लेस बेसिक है ना। मैंने पहले भी लिखा था, फिर से लिख देता हूं। बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन, एक्सेप्ट मतलब लेता है H+ आयन या प्रोटॉन। जो जितनी तेजी से लेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। चलिए, तो एनिलीन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इथाइलेमीन की। C2H5NH2, इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है इथाइलेमीन, या हम अगर इसका IPSC नेम लिखें तो IPSC नेम होगा इथेनामीन। यहां पर बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें तो अल्काइल ग्रुप है इथाइल ग्रुप। ठीक है, NH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होगा। ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई का फुल फॉर्म क्या है बोलो? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पढ़ा चुका हूं मैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा। ये होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ये विड्रॉइंग था, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। अब इसमें क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को आगे भेजता है ना। यहां पर ये तुम्हारा प्रोटॉन है, H+ आयन है, प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा तो इसके ऊपर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो ये इसको तेजी से खींच लेगा। तेजी से खींचेगा। यहां पर तो ये लेस बेसिक था, इसने तेजी से खींचा तो ये हो गया मोर बेसिक। बताओ भाई, दोनों में कम बेसिक कौन है? दोनों के अंदर जो कम बेसिक होता है वो कौन है? वो एनिलीन है। तो बच्चों, ये जो एनिलीन था ये लेस बेसिक था। अच्छा, इथाइलेमीन आपका मोर बेसिक है। तो जो Kb वैल्यू होती है वो सही बात बताती है कि हम ये ले सकते हैं कि Kb वैल्यू ऑफ एनिलीन इज लेस देन इथाइलेमीन। क्यों? बिकॉज एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलेमीन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या लिख सकते हैं? एनिलीन इज लेस बेसिक। देखिए, ये चार्ज कम हो रहा है, कम तेजी से प्रोटॉन को खींच रहा है तो कम बेसिक है। चार्ज बढ़ रहा है, ज़्यादा तेजी से प्रोटॉन को खींच रहा है तो ज़्यादा बेसिक है। एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलेमीन, इथाइलेमीन। Therefore, Kb value of aniline will be less than ethylamine, तो Kb वैल्यू साथ साथ चलती है।
तो अगर आपसे पूछे कि भाई एनिलीन की केबी वैल्यू इथाइलेमीन की केबी वैल्यू से कम क्यों होती है, तो सीधी सी बात कि भाई जो एनिलीन होता है वो इथाइलेमीन से कम बेसिक है, कम तेजी से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसकी केबी वैल्यू जो है वो इथाइलेमीन से कम होती है। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन चेंज हो गया, इन्होंने केबी के पहले केवल कैपिटल पी लगा दिया, तो उल्टा हो जाएगा। वाई पी केबी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज मोर देन इथाइलेमीन, तो लिखोगे आप सेम कि एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलेमीन, देयरफॉर केबी की जगह पे आ जाएगा पी केबी, ये उल्टा बताती है। देयरफॉर पी केबी वैल्यू ऑफ एनिलीन विल बी लेस की जगह लिखोगे मोर, विल बी मोर देन इथाइलेमीन। तो बच्चों ये ध्यान रखिए कि केबी और पी केबी क्या होता है, केबी रियल चीज बताती है और पी केबी उसी चीज को अपोजिट कर देती है। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए, पॉज करिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसी पर बेस्ड बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़े मजेदार क्वेश्चन हैं जी, है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको। सपोज करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये रिएक्टिविटी का सेगमेंट चल रहा है बच्चों हमारा, रिएक्टिविटी का सेगमेंट। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अरेंज them in the increasing order of, arrange them in the increasing order of basic character, increasing order of बेसिक कैरेक्टर या रिएक्टिविटी, बेसिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी। भाई जो जितना भी ज़्यादा बेसिक होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए देता हूं मैं आपको। नंबर 1, थोड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। पहला मैंने दे दिया आपको C2H5 होल ट्वाइस NH, अगला दे दिया C2H5 होल थ्राइस N, अगला दे दिया मैंने आपको C2H5 NH2, अगला दे दिया मैंने आपको NH3 अमोनिया, अगला दे दिया मैंने आपको C6H5 CH2 NH2, अगला दे दिया मैंने आपको C6H5 NH2। ये हम कर चुके हैं, अभी कुछ देर पहले हमने किया था। बेसिक कैरेक्टर के बेस पे हमको इनको अरेंज करना है, ठीक है। पहला इन्होंने बोला है बेसिक कैरेक्टर, पहला बोला है बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। दूसरा इन्होंने बोला इन केबी वैल्यूज के ऑर्डर पे अरेंज करना है। तीसरा इन्होंने बोला इन पीकेबी वैल्यूज के ऑर्डर पे अरेंज करना है। 3 क्वेश्चन है। चलिए, तो जो बेसिक कैरेक्टर होता है, जो रिएक्टिविटी होती है, जो रियल चीज होती है, वो केबी हो जाएगी। तो पहले वाले का और दूसरे वाले का आंसर हमारा सेम होगा। जो बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वही केबी का ऑर्डर होगा। रीजन में अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया है। बताइए सबसे कम कौन होगा? C6H5 NH2। इससे ज़्यादा कौन होगा? C6H5 CH2 NH2। इससे ज़्यादा कौन होगा? बताइए इससे ज़्यादा कौन होगा? C2H5 होल थ्राइस N। इससे ज़्यादा कौन होगा बताइए? इससे ज़्यादा अमोनिया होगा। हम अमोनिया को बार बार भूल जा रहे हैं भाई। इससे ज़्यादा कौन होगा? अमोनिया NH3। उससे ज़्यादा कौन होगा बोलो? C6H5 CH2 NH2। नहीं, ये तो 2 बार हो गया भाई, 2 बार हो गया। हाँ, इससे ज़्यादा कौन होगा तुम्हारा? C2H5 होल थ्राइस N। इससे ज़्यादा कौन होगा बोलो? अमोनिया। अमोनिया के प्राइमरी, अमोनिया से ज़्यादा प्राइमरी हो जाएगा C2H5NH2। इससे ज़्यादा कौन होगा? C2H5 होल थ्राइस N। सबसे ज़्यादा कौन होगा? C2H5 होल ट्वाइस NH। ये हो गया रिएक्टिविटी। तो जो एक्चुअल ऑर्डर है, जो बेसिक ऑर्डर है, वही तुम्हारा केबी वैल्यूज का ऑर्डर होगा, है ना। नोट कर लीजिए, मैं भी मिटाऊंगा इसको। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन 1 और 2 का ना होकर, पॉज कर लिया, लिख लिया, पॉज करके लिख लीजिएगा, यही अगर आंसर हमारा तीसरे वाले का होता है पीकेबी, तो पीकेबी में पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाता है। पूरा का पूरा जो ऑर्डर होगा वो उल्टा हो जाएगा। वो पीकेबी का मतलब ये होता है कि पूरे ऑर्डर को रिवर्स कर देना। ये हो गया सबसे ज़्यादा एनिलीन, फिर बेंजाइलेमीन, फिर अमोनिया,
फिर इथाइलेमीन, फिर ट्राइथाइलेमीन और फिर डाइथाइलेमीन। जो सबसे कम था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव था वो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। कब? व्हेन वी विल सी इन टर्म्स ऑफ पीकेबी वैल्यूज। ध्यान रखिएगा बात को। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, देखिए, अरेंज द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैटो रिएक्टिविटी इन गैसियस फेस। कौन से फेस में आ गए बच्चों हम? इन गैसियस फेस। जब यह अमीन गैसियस फेस में होगा तो सारा का सारा ऑर्डर नॉर्मल हो जाता है, वहां स्टेरिक हिंड्रेंस काम नहीं करता। 100% इंपॉर्टेंट, यहां बच्चा फेल हो जाता है, यहां बच्चे का दिमाग काम नहीं करता। कैसे? देखिए, देखिए, मैंने दे दिया CH3 होल थ्राइस एन, फिर मैंने दे दिया C2H5, लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने दिया आपको, मैंने दिया इसको, आपको क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन तो ऊपर ही लिखा है ना, क्वेश्चन ऊपर ही लिखा है। मैंने आपको दिया C2H5 होल थ्राइस एन, फिर मैंने आपको दिया C2H5 होल ट्वाइस NH, फिर मैंने आपको दिया C2H5 C2, है ना, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या दिया आपको, मैंने आपको दिया C2H5 NH2 और फिर मैंने आपको दिया NH3 अमोनिया। ठीक, ये मैंने आपको दे दिया। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ नॉर्मल ऑर्डर होता है। यहाँ जो हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे थे पहले कि भाई इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात खत्म हो जाती है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल ही नहीं रहता। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? अगर हम सबसे कम बेसिक कौन होगा? अमोनिया होगा। उससे ज़्यादा कौन होगा? प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से प्राइमरी अमीन होगा। उससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? सेकेंडरी अमीन होगा। उससे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? C2H5 होल थ्राइस एन टर्शियरी अमीन होगा। यानी यहाँ पर जो हमारा प्लस आई इफेक्ट वाली चीज़ है, वो प्लस आई इफेक्ट वाली चीज़ डोमिनेंट हो जाती है, डोमिनेंट हो जाती है। कब? जबकि गैसियस फेस में हो, वहाँ पर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फंडा काम नहीं करता। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फंडा काम करता तो टर्शियरी अमीन कम होगा, सेकेंडरी अमीन ज़्यादा होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इथाइल वाली बात आए, इस मोड पर बात आए, तो जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो केवल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को ही फॉलो करता है। नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, जरा मुझे करके बताइएगा कि कौन कम बेसिक है, कौन ज़्यादा। यहाँ गैसियस फेस मैंने हटा दिया, सीधे रिएक्टिविटी के बेसिस पर ही दे रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा C6H5CH2NH2, पहला एक ये लिखा, दूसरा लिखा C6H5NH2, 2 हो गया। तीसरा लिखा C6H5NHCH3। बताइए बताइए, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, सब पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, और सबको एक ही काम करना है, सबको इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है, खींचना है। जो जितनी तेजी से इस प्रोटॉन को खींचेगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। चलिए, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है भाई, बता दो भाई। रेजोनेंस प्लस आर इफेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं तिवारी सर? हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को देगा कि लेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन कम खींचेगा, क्योंकि दोनों के बीच में CH2 है, इसका इफेक्ट कम पड़ेगा, इसका मतलब बेसिक कम होगा। यहाँ पर ये भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा ये मोर इफेक्ट शो करेगा, मोर करेगा, ये ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि इसके बीच के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो ये होगा, इससे ज़्यादा जो बेसिक होगा वो ये होगा। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ तो फिनाइल जुड़ा है और दूसरी तरफ मिथाइल जुड़ा है। फिनाइल क्या करता है? रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दूसरी तरफ ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप उल्टा काम करता है,
ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो एक जितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा उतना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है। तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम नहीं हो रही है, इसलिए क्या करेगा, ये प्रोटॉन को थोड़ा इन दोनों से तेजी से खींचेगा, तेजी से खींचेगा। यहाँ पे मैं तीन टुकड़े बना देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, ये पहला मान लें, ये दूसरा मान लें, ये तीसरा मान लें। सबसे कम बेसिक सेकंड वाला, उससे ज़्यादा बेसिक फर्स्ट वाला, और सबसे ज़्यादा बेसिक थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट तो खींच रहा है, लेकिन इसके इफेक्ट को मिथाइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो सबसे कम बच्चों कौन हो जाएगा, आपका 2, उससे ज़्यादा कौन हो जाएगा, आपका 2 के बाद 1, ये हो गया 1, और सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, आपका 3। नोट डाउन। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए। ये सारे के सारे रिएक्टिविटी पर बेस्ड है जो आपको करना है। तो बच्चों इस तरह से हमने रिएक्टिविटी के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। और ये थे बेसिसिटी या रिएक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन थे। केबी और पीकेबी, केबी नॉर्मल ट्रेंड को लेकर चलता है और पीकेबी जो बेसिक कैरेक्टर है उसका रिवर्स हो जाता है। इसी तरह से बच्चों मैंने आपको जो एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक बताया था, वहाँ भी कर लीजिएगा कि के और पीके वैल्यू, के नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करती है और अगर अपन उसका उल्टा कर दें तो वो हो जाएगी पीके वैल्यू। चलिए अब हम बच्चों कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस पर चलते हैं। वैसे ये भी तो आपके रीजनिंग ही क्वेश्चंस थे कि भाई इसको बेसिक कैरेक्टर में या किसी का जो एनिलीन होता है वो कम बेसिक क्यों होता है, इथाइलेमीन ज़्यादा बेसिक होता है। तो रीजनिंग क्वेश्चंस थे। वी आर गोइंग टू डू फ्यू मोर रीजनिंग क्वेश्चंस। तो बच्चों हमने इस तरह से बेसिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी देख लिया। अब हम कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस पर जा रहे हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस है ना, रीजनिंग क्वेश्चंस पर जा रहे हैं, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों रीजनिंग में, इथाइलेमीन इज सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आए हैं, ध्यान दीजिएगा। अमाइन में सबसे ज़्यादा प्लॉसिबल क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। इथाइलेमीन इज soluble in water while aniline is not. Aniline, ethylamine is, लिख लीजिए, ethylamine is soluble in water while aniline is not. ये क्वेश्चन है, why? भाई ऐसा क्यों होता है कि इथाइलेमीन पानी में soluble होता है जबकि एनिलीन नहीं होता। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। आंसर C2H5NH2। क्यों भाई, इथाइलेमीन के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसका नाम क्या है, इथाइल एमीन। चलो भाई एनिलीन भी बनाते हैं, ये हो गया N, और इसके पास भी तिवारी सा 2 हाइड्रोजन है, एक ये है एक ये है, ये भी पीछे नहीं है भाई, ये है एनिलीन। अंतर क्या होता है बच्चों, इथाइलेमीन जो होता है ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। पहला वाला जो है जिसको हम इथाइलेमीन बोल रहे हैं, ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाता है आप देख सकते हैं, कैसे बनाता है आप देख सकते हैं, HNH, ये हो गया C2H5NH2, इथाइलेमीन हो गया, है ना। पानी का फार्मूला क्या होता है, OHH, ठीक है, यही हो गया ना, OHH, ये हो गया। इथाइलेमीन को हम लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, C2H5NH2। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको, इस वाले H को इधर ले लो, ये हो गया H। तो ये हो गया आपका इथाइलेमीन और ये हो गया वाटर। तो इथाइलेमीन और वाटर के बीच में इसी तरह से ये चेन चलती जाती है। तो इथाइलेमीन और वाटर के बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो इथाइलेमीन है, जो पहला वाला है, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, ये पानी के अंदर
सॉल्युबल होता है। ठीक है, फिर से देखिए, इथाइलेमीन जो फर्स्ट वाला है फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, देयरफॉर दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये एनिलीन है। एनिलीन के अंदर जो रिंग वाला पार्ट होता है, जो फिनाइल पार्ट होता है ना, इस रिंग वाले पार्ट को हम फिनाइल पार्ट बोलते हैं। ये जो फिनाइल पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक समझते हैं, पानी से दूर रहता है। हाइड्रोफोबिक होने के कारण क्या होता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, बाधा उत्पन्न करता है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है यानी बाधा उत्पन्न करता है। और क्या करता है, डज नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, डज नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। पानी के साथ ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, देयरफॉर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। याद हो गया बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इथाइलेमीन जो होता है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इट इज सॉल्युबल इन वाटर। एनिलीन जो होती है, एनिलीन के अंदर जो नीचे वाला टुकड़ा होता है, जो फिनाइल पार्ट होता है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरा हुआ, पानी से दूर रहता है। ये दिक्कत भी क्रिएट करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस बड़ा होने के कारण दिक्कत देता है जुड़ने में, और इसलिए ये पानी के साथ इट डजंट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड देयरफॉर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी हम चलते करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिथाइलेमीन इन वाटर reacts with ferric chloride to form hydrated ferric oxide, hydrated ferric oxide। आपको मालूम बच्चों, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का एक और नाम होता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड, और फेरिक हाइड्रोक्साइड। वाई? हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि जो मिथाइलेमीन को हम पानी में घोलें और साथ में उस पानी में फेरिक क्लोराइड भी डाल दें, तो क्या होता है कि मिथाइलेमीन और फेरिक क्लोराइड ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। दिमाग लगाइए, सोचिए, आई विल एक्सप्लेन इट। सोचिए, देखिए, ध्यान से देखिएगा। ये मैं रिएक्शन बता रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो आंसर आपका बड़ा आसान हो जाएगा। CH3 है ना, बहुत आराम से देखिएगा, सिंपल सा आंसर है इसका। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। CH3NH2 हमको मालूम है बच्चों, दिस इज द फार्मूला ऑफ मिथाइलेमीन। ठीक है, ये पानी से रिएक्ट कर रहा है। वाटर का फार्मूला सबको मालूम है, HOH है। HOH है, पानी का फार्मूला सबको मालूम है। अब बच्चों ये बताओ, ये टुकड़ा क्या है? नेगेटिव। ये टुकड़ा क्या है? पॉजिटिव। जब नेगेटिव है तो क्या करेगा? ये इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस पर कौन सा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या बनाएगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बनाएगा CH3, ये हो जाएगा NH2 की जगह NH3 हो गया, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव, इसका मतलब एक पॉजिटिव आयन तो बचा, लेकिन साथ में इसने एक आयन दिया जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड आयन। तो एक तरह से जो मिथाइलेमीन है, ये जब पानी से रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन को जनरेट करता है, OH नेगेटिव आयन को जनरेट करता है। अब क्या है?
हमारे सॉल्यूशन के अंदर FeCl3 भी मिला है, वो देखिए ये FeCl3 मिला है, ये पानी में आयनाइज होता है, आयनाइज होने के बाद ये पानी में क्या देता है Fe3+। तिवारी सर आपको कैसे पता चला 3+? क्योंकि 3 जोड़ा है, और प्लस 3Cl नेगेटिव आयन देता है, क्लोराइड आयन। पहले वाले आयन को हम बोलते हैं फेरिक आयन, इसको हम फेरिक आयन बोलते हैं, फेरिक आयन। और इस वाले आयन को हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। फाइनल स्टेप देखिए क्या होता है, फाइनल स्टेप में क्या होता है, ये जो Fe3+ आयन है ये OH नेगेटिव आयन से कंबाइन होते हैं। फेरिक आयन सॉल्यूशन में 2 ही तो चीज़ थी, एक ये था और एक ये था। इसने फेरिक आयन दिया, इसने हाइड्रोक्साइड आयन दिया। फेरिक आयन क्या करता है, इस हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बनाता है FeOH होल थ्राइस। देख लीजिए ध्यान से, फेरिक आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बनाता है FeOH होल थ्राइस। ये यहाँ, ठीक है। इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आयन बना है बच्चों, इस आयन को हम बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए। इसको हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था कि मिथाइल एमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड वाई, ठीक है बच्चों। अगर आपको थोड़ा सा इसको, अगर आप देखिए, अगर आप पेपर में यहां तक लिख देंगे देन ऑल्सो विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन है जो आपके दिमाग में चल रहा है, मैं बता दूं, आप यहां तक लिखेंगे तो भी चलेगा कि तिवारी सर इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड को हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं। देखिए अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, यहां 2 लगा दीजिए तो 2 3 जा 6, 6, यहां 6 तो यहां भी 6 लगा दीजिए। अब आपको इसको बैलेंस करना है तो आप यहां 2 लगा दीजिए। अब क्या हम इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते क्या, Fe2O3.3H2O? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, आयरन 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, 3 नहीं है, 3 और 3 दूनी 6 है, ऑक्सीजन 3 और 3 6 हो गए। तो बच्चों आप चाहें तो पहले वाली कंडीशन भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको डायरेक्ट बताई है कि यहाँ पर ये मत लिखिए, यहाँ ये मत लिखिए, सीधे FeOH होल थ्राइस लिख दीजिए। और चाहे तो यहाँ 2 करके, यहाँ 6 करके इसको बैलेंस करके ये लिख दें। ये क्लियर है कि देखो ये क्या बताता है कि हम इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, कि जो एनिलीन है वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता। राइट डाउन अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखिए, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन जो है वो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एनिलीन डज नॉट गिव, एनिलीन डज नॉट गिव फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि जो एनिलीन है डज नॉट गिव फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। बच्चों यदि आपने फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन देखा हो तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है वाई है ना, वाई क्यों नहीं देता, क्यों। फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कौन है बच्चों, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। भाई उसका कुछ रोल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो देखिए एनिलीन का यदि अपन फार्मूला देखें, एनिलीन का आंसर बता रहा हूं मैं आपको, इसका आंसर एनिलीन का फार्मूला होता है
C6H5NH2। अच्छा, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है वो है एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अंतर क्या है? एनिलीन जो है वो बेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम इसको कहेंगे लेविस बेस। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको लेविस बेस कहते हैं, तो ये कहलाएगा लेविस LEWIS लेविस बेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl। एल्यूमिनियम का 13 होता है 13 283। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया। इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। अनस्टेबल है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। डोनर क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एक्सेप्टर क्यों है? क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या करता है? इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, ये कहलाएगा लेविस एसिड, ये कहलाएगा लेविस एसिड। दिस इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। ये बच्चों हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो ये हो गया आपका लेविस बेस और ये हो गया लेविस एसिड। अब देखिए, जब बेस और एसिड मिलेंगे तो ये सॉल्ट बनाएंगे। अब वो सॉल्ट कैसे बनाते हैं? वो सॉल्ट देखिए, ये बन जाएगा C6H5, ये हो जाएगा NH2। इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। और ये जो होगा ये हो जाएगा AlCl3 नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सॉल्ट बनता है C6H5NH2, ठीक है, और ये हो जाएगा AlCl3। NH2 पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नोट कर लीजिए, तो एक चार्ज आ गया पॉजिटिव और इस पर जो चार्ज आ गया वो कौन सा आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब ये आपका एक सॉल्ट बन गया। जब ये सॉल्ट बन गया तो इस सॉल्ट में अगर आप एक बात ध्यान से देखो तो नाइट्रोजन पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही कि कम हो रही है, तो आप ये कह सकते हो तिवारी सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइन ग्रुप डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रही है? ये वाले ग्रुप के कारण, जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। भाई ये फिनाइल से जुड़ा है ना, ड्यू टू ये पूरा ग्रुप फिनाइल से तोड़ के अलग कर दीजिए। NH2AlCl3 नेगेटिव पॉजिटिव, इस ग्रुप को अपन कौन सा ग्रुप बोलते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये जो NH2AlCl3 नेगेटिव पॉजिटिव वाला ग्रुप है बच्चों, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण जो नाइट्रोजन है आपके एनिलीन का, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। सो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो एनिलीन है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है ना। इसके कारण जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो देयरफॉर वी कैन से एनिलीन डज नॉट गिव, है ना, ये पूरा का पूरा लिख दीजिए कि एनिलीन डज नॉट गिव फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन। समझ में आ गया? एनिलीन लेविस बेस है, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड है। ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये ले लेता है, इस पर पॉजिटिव आता है, इस पर नेगेटिव आता है, दे फॉर्म द सॉल्ट। सॉल्ट का जो ये वाला ग्रुप होता है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। तो इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कारण ये एनिलीन उतना एक्टिव नहीं रह पाता एंड इट डज नॉट टेक पार्ट इन फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, चाहे वो फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे वो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो। नोट कर लीजिए। एक बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आया है और हो सकता है इसकी मुलाकात आप लोगों से
हुई होगी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि हम गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से एलिफेटिक एमीन तो बनाते हैं, इथाइल एमीन तो बनाते हैं, लेकिन हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनाते। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, वाई एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, वाई एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। सर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का मतलब क्या हो गया? एनिलीन, C6H5HH2 एनिलीन cannot be prepared by Gabriel Thalamide reaction, Gabriel PTHALIMID Gabriel Thalamide रिएक्शन, कि भाई गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से हम एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो है नहीं बना सकते, ऐसा क्यों है? देखिए समझिएगा बच्चों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो इथाइल ब्रोमाइड होता है ना, देखिए जो इथाइल ब्रोमाइड होता है, इथाइल आयोडाइड C2H5I, इथाइल आयोडाइड गैब्रियल थैलिमाइड के अंदर इथाइल आयोडाइड यूज होता है, ये यूज होता है इथाइल आयोडाइड, है ना, इथाइल आयोडाइड यूज होता है। इथाइल आयोडाइड में क्या होता है? कार्बन और हेलोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होने के कारण क्या होता है? इजीली डिसोसिएट टू गिव रिएक्शन, आसानी से टूटता है, टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इजीली डिसोसिएट टू गिव SN रिएक्शन। SN रिएक्शन फुल फॉर्म लिख लोगे, SN का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि आपको जब मैंने हेलोएरिन बताया था, ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने आपको हेलोएरिन बताया था तो हेलोएरिन में मैंने आपको ये बताया था, ये वाला स्ट्रक्चर याद करिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, ये देखो ये क्या है? एरिल हैलाइड है, हेलोएरिन है। ये क्या है? हेलोएरिन है, या इसी को अपन बोल सकते हैं एराइल हैलाइड। ये एल्काइल हैलाइड है, ये एराइल हैलाइड है। इसके अंदर क्या है? कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इन हेलोएरिन। हेलोएरिन में कार्बन हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या आसानी से टूटेगा? डज नॉट डिसोसिएट इजीली, ये टूटता ही नहीं है। डज नॉट डिसोसिएट इजीली, आसानी से टूटता ही नहीं है। तो जब आसानी से टूटेगा ही नहीं तो क्या एसिड रिएक्शन देगा? देयरफॉर डज नॉट गिव SN रिएक्शन। इसलिए बच्चों ये SN रिएक्शन नहीं देता, और SN रिएक्शन नहीं देगा तो डज नॉट गिव, इसलिए डज नॉट गिव गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, इसलिए ये गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन नहीं देगा। और जब रिएक्शन ही नहीं देगा तो एमीन नहीं बनाएगा। अगर इथाइल एमीन टूटता है, देता है, इसलिए क्या बनाता है? ये बनाता है C2H5NH2 बनाता है। ये कौन सा एमीन है? ये इथाइल एमीन है। इथाइल एमीन को कौन सा एमीन कहते हैं? इथाइल एमीन को हम कहते हैं एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक एमीन रिएक्शन तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो भाई ये टूट जाता है, इसलिए ये इथाइल एमीन बनाता है, एलिफेटिक एमीन नहीं बनाता। जबकि हेलोएरिन तो टूटता ही नहीं है ना, ये टूटता ही नहीं है। यहाँ पर अगर देखो C6H5I ये हेलोएरिन है ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जब जल्दी टूटता नहीं है, देयरफॉर डज नॉट फॉर्म, ये नहीं बनाता C6H5NH2, यानी एनिलीन नहीं बनाता। एनिलीन का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनाता। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से एलिफेटिक एमीन तो बन सकता है, SN रिएक्शन होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। और एरोमेटिक एमीन इसलिए नहीं बनता क्योंकि इसके लिए हमको
क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा, और क्लोरोबेंजीन या आइडोबेंजीन, आइडो या क्लोरो कुछ भी ले लो, यहाँ Cl भी लिख सकते हो, ये लेना पड़ेगा। और क्लोरोबेंजीन है ना, चलो यहाँ आई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आई लिख दिया, यहाँ भी आई लिख दो। और आयोडीन और इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, कैरेक्टर होता है इसके और कार्बन के बीच में, इसलिए ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। नोट कर लीजिए। चलिए, है ना, नोट कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई आर, अगला क्वेश्चन है वाई आर अमाइंस आर लेस एसिडिक, वाई आर अमाइंस आर लेस एसिडिक than alcohols of comparable mass, कि अगर भाई अमाइंस भी हो एल्कोहल भी हो और दोनों का मास लगभग बराबर हो, कंपेरेबल हो, तो वहाँ पर जो अमाइंस होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं और जो एल्कोहल होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। आंसर देखिए, अमाइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है? तिवारी सर NH2 होता है, इसको बोलते हैं अमाइंस। एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? ROH होता है। बोलो भाई कोई परेशानी? बोलिए, कोई परेशानी हो तो बोलिए। ये अमाइंस का फार्मूला, ये एल्कोहल का फार्मूला है। अमाइन टूटता है तो क्या देता है? RNH निगेटिव आयन देता है और प्रोटॉन देता है। इसको क्या बोलते हैं? अमाइड आयन। और ये जब टूटता है तो क्या देता है? RO निगेटिव प्लस H प्लस आयन, एल्कोक्साइड आयन। भाई दोनों आयन दे रहे हैं, ये भी प्रोटॉन दे रहा है, ये भी प्रोटॉन दे रहा है। भाई प्रोटॉन तो दोनों ही दे रहे हैं। अब जो ज़्यादा समय के लिए प्रोटॉन देगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। कैसे पता लगेगा? अब आप ये मुझे बताइए, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तिवारी सर ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो हम ये कह सकते हैं, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन एटम। अगर आप ये दोनों आयन देखें, अमाइड आयन देखें और एल्कोक्साइड आयन देखें, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, दोनों में कौन है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तिवारी सर ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करेगा? ये निगेटिव चार्ज को ज़्यादा समय के लिए रखेगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। भाई ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, तो निगेटिव चार्ज को ज़्यादा समय के लिए रखेगा, यानी ज़्यादा पॉजिटिव आयन देगा। ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव कम है तो ये निगेटिव चार्ज को ज़्यादा समय के लिए नहीं रखेगा, बल्कि दे देगा, ये तुरंत फिर से H प्लस आयन को खींच लेगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, देन अमाइड आयन। भाई ये लिखने का मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तो जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा समय के लिए अपने पास रखेगा, ज़्यादा समय के लिए H प्लस आयन बाहर करेगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, कम समय के लिए नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखेगा, फिर से नहीं रखेगा तो फिर से प्रोटॉन को खींच लेगा। तो देयरफॉर वी कैन से, है ना, तो देयरफॉर वी कैन से कि अमाइंस आर लेस एसिडिक, ये कम एसिडिक होंगी देन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मास। तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए और फिर लिख दीजिए, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन नाइट्रोजन एंड देयरफॉर एल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अमाइड आयन, देयरफॉर हम कह सकते हैं एल्कोहल will give H plus ion more easily than amine, therefore हम ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम होगा। therefore amine is less acidic than alcohol। अमाइन जो है
अल्कोहल से कम एसिडिक होगा। बच्चों बहुत ही ब्यूटीफुली वे, दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल वे टू एक्सप्लेन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉसिबल कॉजेस रीजंस। व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी एमीन, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी amine is more than tertiary amine, is more than tertiary amine। नोट कर लीजिए, why the boiling point of primary amine is more than tertiary amine। more लिख लें या हायर लिख लें, बात एक ही है। अब बच्चों अगर आप इसका आंसर देखें तो प्राइमरी एमीन का फार्मूला होगा C2H5NH2, टर्शियरी एमीन का फार्मूला होगा C2H5 होल थ्राइज N। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? नहीं बनाएगा। देयरफॉर डज नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स। अपने बीच में ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, जुड़ेगा ही नहीं। जब ये जुड़ेगा ही नहीं तो क्या इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए? क्या नहीं लगेगी। देयरफॉर वी कैन से बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस, या नहीं के बराबर होता है। इथाइल एमीन है, इथाइल एमीन कौन सा एमीन कहलाएगा? प्राइमरी एमीन। ट्राइथाइल एमीन कौन सा एमीन कहलाएगा? टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। इथाइल एमीन के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। 2 हाइड्रोजन एटम्स है तो क्या ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? देयरफॉर फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, एक ही चाहिए, फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स। हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग देमसेल्व्स, अपने बीच में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हायर, है ना। सीधा सा आप देख के बता सकते हैं। यहाँ पे इथाइल एमीन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ज़्यादा मात्रा में बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है प्राइमरी एमीन का, वो टर्शियरी एमीन से ज़्यादा होता है। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाई एलिफेटिक एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एरोमेटिक एमीन। ये तो मालूम है बच्चों आपको, ये मैंने 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को आपसे डिस्कस कर चुका हूं। चलिए एक बार और डिस्कस कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है, वाई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। एलिफेटिक एमीन जो होते हैं वो एरोमेटिक प्राइमरी एमीन से जो है ज़्यादा बेसिक क्यों होते हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है बच्चों, बहुत ही सिंपल आंसर है, C2H5NH2। कोई भी एक ले लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से मतलब नहीं है। एरोमेटिक ये ले लो, एनिलीन ले लो, सबसे प्यारा ये एनिलीन हो गया। दोनों के पास लोन पेयर है, यहाँ हमने प्रोटॉन लिख दिया, आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ भी प्रोटॉन लिख दिया, इसका नाम क्या है? प्रोटॉन है। इसका नाम क्या है? इथाइल एमीन है। ये 1 डिग्री एमीन है या प्राइमरी है। इसका नाम क्या है? इसका नाम एनिलीन है। एनिलीन कौन सा एमीन है? एरोमेटिक है। ये कौन सा एमीन है? एलिफेटिक है। क्वेश्चन ये है कि भाई जो एलिफेटिक होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है, एरोमेटिक कम बेसिक होता
है ना, इसका नाम है एरोमेटिक। कम बेसिक होता है क्यों? ज़्यादा बेसिक कौन होगा? जो तेज़ी से प्रोटॉन खींचेगा। कम बेसिक कौन होगा? जो कम तेज़ी से प्रोटॉन खींचेगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ भेजेगा। जब भेजेगा तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? तिवारी सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो निगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे। जब निगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? ये तेज़ी से इस प्रोटॉन को खींच लेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एलिफेटिक, हम ये लिखेंगे एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक इन नेचर। हम लिखेंगे बच्चों एलिफेटिक प्राइमरी एमीन आर मोर बेसिक इन नेचर। चलिए अब यहाँ आते हैं, अगले वाले पर आते हैं। एनिलीन। एनिलीन क्या है बच्चों? एरोमेटिक एमीन है। एनिलीन एरोमेटिक एमीन है। अगर ये एरोमेटिक एमीन है तो ये जो न्यूक्लियस होगा, जो फिनाइल ग्रुप होगा, ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। प्लस आर का मतलब क्या होता है बच्चों? रेजोनेंस इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को भेजेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा बच्चों तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इसकी रिएक्टिविटी इस प्रोटॉन को H+ आयन को लेकर कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने 2 एरो बनाया है, यहाँ पर हमने सिंगल एरो बनाया है, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों वो कम हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एरोमेटिक। हम ये कह सकते हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इज लेस बेसिक इन नेचर, इज लेस बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि भाई वाई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट आई हैव डिस्कस्ड। और अब अगले पार्ट में थोड़ा सा मैं आपको कन्वर्जन्स, कंप्लीट द केमिकल इक्वेशंस और कुछ कंप्लीट द इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। दैट विल बी इम्पॉर्टेंट एज अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत बच्चों? तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत मज़ा आया होगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आत्मसात करने की कोशिश करिएगा। यू हैव टू गो थ्रू ओनली वंस। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय।